हेलो एवरीवन, दिस इज अविजय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है चित्रकला के तत्व। ठीक, तो आज हम चित्रकला के तत्व के बारे में बात करेंगे। तो जो चित्रकला के तत्व हैं वो 6 हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत व अंतराल। ठीक है। रूप को आप आकृति भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। रेखा लाइन होती है। रंग कलर्स। ठीक है। और तान टोन। पोत, आप पोत को आप वयन भी बोल सकते हैं और टेक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अंतराल स्पेस। ठीक, तो रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल, ये जो है चित्रकला के 6 तत्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। ठीक है। आगे देखते हैं। रेखा, रेखा क्या है? रेखा के बारे में बात करते हैं हम। दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिंदु होती है। ठीक, दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिंदु होती है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। कैसे कहलाती है? जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक, दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं ये। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब आप दो बिंदु लगा दे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। इन दो बिंदुओं को अब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? एक रेखा। चाहे ये लंबवत हो, ठीक है, और चाहे ये कोणीय रेखा हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन दो बिंदु जो होंगे जब हम इन्हें आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। ठीक है। रेखा के प्रकार बात करते हैं अब हम रेखा के प्रकार की। काइंड्स ऑफ लाइन, रेखा कितने प्रकार की होती है? नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो रेखा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, सिंपल लाइन होती है। ठीक है। सरल रेखा कैसी होती है? सिंपल लाइन होती है। ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। मतलब एक बिल्कुल सरल वे में, कोई उसमें घुमाव नहीं, तोड़नी मोड़नी कुछ नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में जो लाइन चलती है वो होती है सरल रेखा, जिसको हम सिंपल लाइन बोलते हैं। फिर है वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होती है? जो रेखा मतलब पहले एक डायरेक्शन में जा रही है, फिर अपना एक स्थान उसने बदल दिया, फिर चल रही है, फिर स्थान बदल दिया, मतलब जिसका अपना कोई भी एक स्थान नहीं होता, जो स्ट्रेट नहीं होती, वो वक्र रेखा होती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये लाइन है, पहले ऐसे चली, फिर इसमें घुमाव आ गया, फिर ऐसे चली, फिर घुमाव आ गया। ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये वक्र रेखा हो गई। ठीक, तो सरल रेखा क्या है? किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा सरल होती है। कि एक दिशा होती है, तय की गई दिशा होती है कि हमें यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचनी है, या यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है, तो एक निश्चित तय है और एक ही इसका दिशा है, तो वो सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है इसमें। वक्र रेखा क्या है? जब हम कोई भी रेखा खींचते हैं और यदि हम उसकी दिशा बदल दें, ठीक है, हम ऐसे रेखा खींच रहे हैं और फिर हमने उसकी क्या कर दी? डायरेक्शन बदल दी, तो वो क्या हो गई? वो हो गई हमारी वक्र रेखा। ठीक है। ऐसे रेखाएं एवं दिशा। किसी भी चित्रभूमि में जब हम रेखाएं खींचते हैं, कोई भी चित्रभूमि हो, जब उसमें रेखाएं खींचते हैं, तब अंतराल में उन रेखाओं की स्थिति के अनुसार प्रत्येक रेखा में कोई ना कोई दिशा क्या रहती है? दिशा रहती है। ठीक है। तो चित्रकला जो है उसमें भी 3 प्रमुख दिशा होती है, जैसे क्षैतिज, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये क्षैतिज है। ऊर्ध्व, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। और कर्णमृत, जिसको हम कोणीय भी बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो ये है। क्षैतिज रेखा, धरती और आसमान जहाँ एक साथ मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। ऊर्ध्व रेखा, वर्टिकल, वर्टिकल रेखा जैसे पेड़ वगैरह बना दिए हमने, स्तंभ बना दिए, पिलर्स बना दिए। ठीक है। और कोणीय रेखा का प्रयोग नाट्य उसमें होता है, डांसिंग उसमें। ठीक है। रेखीय प्रभाव की दृष्टि से रेखा 7 प्रकार की मानी जाती है: क्षैतिज रेखा, सीधी पड़ी रेखा। ठीक है। तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये कैसी रेखा है? ये क्षैतिज है, जिसको हम सीधी पड़ी रेखा भी कहते हैं, ये पड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है। तो यह क्या होती हैं? यह लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। अब लंबवत रेखा को आधार कैसे प्रदान करती है? जैसे ये रेखा क्षैतिज पड़ी हुई है और ये रेखा क्या है? लंबवत है, तो इस रेखा को क्या मिल रहा है? लंबवत रेखा को एक आधार बन मिल रहा है, बेस बन गया इसका ये। ठीक है। तो जो रेखा लंबवत रेखा
को आधार प्रदान करती है, लंबवत रेखाकार को आधार प्रदान करती है, वो रेखा क्षैतिज रेखा सीधी पड़ी रेखा होती है। ठीक है, अब इसके भाव देखते हैं। इसके भाव क्या है? मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता और मौन। ठीक है, अब हम इसको स्थिरता कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये स्थिर है अपनी जगह, एक जगह। ठीक है, मौन कैसे कह सकते हैं? मौन, इसमें कोई चंचलता नहीं है, स्ट्रेट है एकदम। ठीक है, शांति है। शांति कैसे बोल सकते हैं? इसको देखने से मन को शांति है, ये मतलब ऐसे नहीं है, घुमाव नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे नहीं है जिगजैग जिगजैग। अगर ये जिगजैग जिगजैग होती तो क्या है? मानसिक शांति नहीं होती, क्योंकि इसमें जो हमारा माइंड है वो बार बार कभी ऊपर की साइड देख रहा है ऐसे, कभी ऐसे, मतलब इसमें क्या आ रहा है? घुमाव आ रहे हैं, ठीक, वक्र आ रहे हैं। तो इसलिए क्या है? मन को शांति नहीं मिल रही है। ठीक, और स्ट्रेट लाइन को देखने पे क्या होता है? मानसिक शांति होती है। अब जैसे हम सोते हैं तो हम लेटी हुई मुद्रा में सोते हैं, पड़ी हुई मुद्रा में सोते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या है? विश्राम से भी जोड़ा है। ठीक है, निष्क्रियता, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, निष्क्रिय है। निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता और मौन। ठीक है, बात करते हैं अब हम ऊर्ध्वाकार रेखा या लंबवत रेखा या सीधी खड़ी रेखा। इसको हम ऊर्ध्वाकार रेखा भी बोल सकते हैं, लंबवत भी बोल सकते हैं, और सीधी खड़ी हुई भी रेखा बोल सकते हैं। अब सीधी खड़ी रेखा किस चीज़ का प्रतीक है? एक ऊंचाई का प्रतीक है, कि वो ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या आ सकते हैं? आपके पेड़, पेड़ सीधे खड़े रहते हैं और खंबा सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, आप जैसे पेड़ जो है वो स्थिर है, तो ये एक स्थिरता का हो जाएगा, दृढ़। ठीक है, अब पेड़ क्या मजबूत होते हैं, दृढ़ता का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, ऊंची मीनार है, तो क्या है? एक गौरव का प्रतीक हो जाएगा। ठीक, उच्चता का प्रतीक हो जाएगा। ठीक, कठोरता का प्रतीक हो जाएगा, और एक शक्ति हो जाएगी। जो इंसान मजबूत होता है, सीधा स्ट्रेट खड़ा है, तो क्या कहते हैं? उसमें शक्ति है। ठीक है, मजबूत है। और शाश्वतता, की हमेशा रहने वाली है। जो चीज़ मजबूत होगी वो हमेशा शाश्वत भी होगी। ठीक है, और महत्वाकांक्षा का। आगे देखते हैं। जैसे चित्र में आपको ये दिखाया गया है कि गिरजाघर, मंदिर हो, मस्जिद हो, या राष्ट्रीय ध्वज हो। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज भी आ रहा है इसमें, कि बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है ना, तो इनके निर्माण में ऐसी रेखाओं की प्रभावशाली भूमिका होती है। जब हम इन चीज़ों को बनाते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग, मतलब इन चीज़ों को बनाते हैं, तो हम एक लंबवत रेखा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब सीधी पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा के प्रभाव। ऐसी रेखाएं लंबवत रेखाओं को आधार प्रदान करने का कार्य करती है, ये अभी बताया ही है मैंने। और इस प्रकार मानसिक विश्रांति, विश्राम, शांति, निष्क्रियता के भावों की द्योतक है, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं। ठीक है, ये सब इसमें आ गए। बात करते हैं अब हम प्रवाही रेखाओं की, जिनको हम घुमावदार रेखा भी बोलते हैं, रिदमिकल लाइन। ठीक है, या वर्तुलाकार रेखाएं। तो जो घुमावदार रेखाएं होती हैं, उनमें शिथिलता और लोच होता है। इनमें कोमलता, मादकता आदि के गुण भी होते हैं, गति भी होती है इनमें, और उसके साथ साथ क्या होता है? जीवंतता और सौंदर्य का भाव भी इनमें प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं का अधिक प्रयोग व्यर्थ ही होता है, परंतु फिर भी आलेखन आदि में ऐसी रेखाएं जान डाल देती हैं, प्रवाही रेखाएं। ठीक, जब हम किसी भी प्रकार के आलेखन का निर्माण करते हैं फूल पत्तियों से, ठीक है, तो अगर हम सपोज हम किसी गोले में डिज़ाइन बना रही हैं, ठीक है, तो अगर हम एक फूल को ऐसे बना दें, ठीक, तो ये क्या बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसमें इसको देखने में क्या है? आनंद नहीं आ रहा है, मन को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रवाह नहीं है। ठीक, ये हमारा आलेखन भी अच्छा नहीं लगेगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा, कोई कलात्मकता इसमें, लयात्मकता इसमें नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें प्रवाह डाल दें, प्रवाही रेखाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे करके
प्रवाही रेखाओं के द्वारा अगर हम फूल पत्ती वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो क्या है, हमारा आलेखन जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रवाही रेखाएं जो है वो क्या करती हैं, एक गति को प्रदान करती हैं, लावण्य को प्रदान करती हैं, आकर्षक लगता है, माधुर्य लगता है, मन को अच्छा लगता है। सौंदर्य कोई भी आलेखन है उसमें हम प्रवाही रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो क्या है, वो सुंदर लगेगा। तो सौंदर्य, उसमें एक जीवन आ जाएगा, जीवंतता, लाइफ, कि वो ऐसा लगेगा कि कितना सजीव हो। ठीक है, लय दिखाई देगी, कोमलता भी दिखाई देगी। ठीक है, कठोरता नहीं दिखाई देगी। अगर हम सीधा स्ट्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, उसमें कठोरता आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें क्या है, रिदम देंगे, प्रवाह देंगे तो क्या आ जाएगा, उसमें कोमलता आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे। इसमें आगे देखते हैं, ये मोर रिदमिकल लाइंस हैं। तो ऐसी रेखाओं में शक्ति, क्रियाशीलता, प्रभावशीलता होती है और रेखा के घुमावों पर बार बार जोर देने से वर्तुल रेखाओं पर चित्रकार का नियंत्रण नहीं रह पाता है। तो अग्नि की लपटों के निर्माण में या नदी और समुद्र को अनियंत्रित रेखा लहरों के निर्माण में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो अधिक मुड़ी हुई रेखाएं होती हैं, वो आग का दृश्य हमें दिखाना हो, नदी का, पानी का उसका दिखाना हो, तो समुद्र का दिखाना हो, लहर दिखानी हो उसमें, तो हम इन रेखाओं का उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जब लहर आती है तो लहर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है, अग्नि की लपटें होती है, सबसे ज़्यादा क्रिया होती है एकदम। ठीक है, एक्टिव्स होती हैं वे, और प्रभावशालिता भी होती हैं, और उनमें क्या होती है, पावर्स होती है, शक्ति होती है। तो ये इसके भाव हो जाते हैं। बात करते हैं अब हम अधिक टेढ़ी रेखाओं की। तो जो अधिक टेढ़ी रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं आघात पहुंचाती हैं। इनसे क्या होता है, मानसिक असंतुलन बना रहता है, आशंका बनी रहती है, अनिश्चय, हलचल, संघर्ष, ही इनके भाव को क्या करती हैं, व्यक्त होती हैं। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा अधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हो जाएंगी तो मतलब मानसिक असंतुलन बना रहता है। ठीक है, जब मानसिक असंतुलन बना रहता है तो हम जहाँ पर मेंटल डिसबैलेंस हमें दिखाना होता है तो वहां पर अब हम अधिक टेढ़ी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तिरछी या कर्णवृत्त रेखाएं। जो तिरछी और कर्णवृत्त रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं संक्रमण, गति और क्रियाशीलता प्रकट करती हैं, और संतुलन की दृष्टि से इनमें कुछ अधूरापन सा भी रहता है, और इनके अपने समकोण पर विरोधी दिशा में खींची गई तिरछी दूसरी तिरछी रेखा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, हमें तिरछी रेखाओं को खींचने की आवश्यकता होती है समकोण पर। ठीक, समकोण पर, ये समकोण है। ठीक, समकोण 90 डिग्री का एंगल्स होता है, उस पर क्या होती है, तिरछी रेखाओं, दूसरी तिरछी रेखा खींचने की हमें आवश्यकता होती है, और इसी के द्वारा भाव प्रकट होते हैं। जैसे ही चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है, एक चित्र है। ठीक, हम्म, और ये समकोण पर है, और इसमें क्या है, ये इस प्रकार का है कि एक तिरछा है। ठीक, एक ये समकोण बना देंगे और एक ये समकोण बना देंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, हमें डायगोनल लाइन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या दृश्य दिखा रहा है, नृत्य का दृश्य दिखा रहा है। ठीक है, ठीक, तो जो ये कर्णवृत्त रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये रेस्टलेस लाइंस होती हैं। ठीक है, आघात, डैशिंग होती हैं, और ये संघर्ष को भी दिखाती हैं। ठीक, उत्तेजना को दिखाती हैं, और इसमें नाटकीय प्रबल स्पंदन भी होता है। बात करते हैं अब हम कोणीय रेखाओं की, जिनको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लाइंस। तो तीक्ष्ण या तीखे कोण बनाने वाले सीधी रेखाएं तीव्र संघर्ष, व्याकुलता, आघात आदि भावों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस होती हैं, कोणीय रेखाएं, ये असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के भाव को प्रदर्शित करती हैं, अस्पष्टता के भाव को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये अस्पष्ट है, इनका कोई भी अपना अलग वो नहीं है। ठीक है, कभी ऐसे जा रही है। ठीक, व्याकुलता के भाव को दिखाती हैं, और ये भी आघात और संघर्ष के भाव को दिखाती हैं, जैसा कि कर्णवृत्त रेखाओं में था। बात करते हैं अब हम एक पुंजीय रेखाओं की। एक पुंज रेखाएं वे होती हैं जो एक ही बिंदु से, एक ये बिंदु है और इसमें समस्त दिशाओं में जा रही हैं। ठीक है, क्या जा रही हैं, समस्त दिशाओं में जा रही हैं, ये एक पुंज रेखा है। अब इसको देखने से आपको आभास हो गया होगा कि एक सूर्य का दृश्य है जैसे। ठीक, सूर्य जो होता है उससे क्या है, अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की तरंगे प्रसारित होती हैं। ठीक है, तो ये प्रसारितता का भाव को व्यक्त करती हैं, अभिलाषा की
शोभा, तल्लीनता, स्वदेश प्रेम, इनके भाव को ये व्यक्त करती हैं। ठीक है, एकाग्रता। आगे देखते हैं कुंडलित या चक्राकार रेखाएं, चक्रवार रेखाएं भी या चक्राकार रेखाएं भी बोल सकते हैं इनको हम, और इंग्लिश में स्पाइरल्स बोलते हैं, स्पाइरल्स लाइन। तो जो चक्र की आकृति वाली रेखाएं होती है, ये ऐसे घुमा घुमा होती है। एक तरीके से आप जलेबी भी बोल सकते हैं, इमरती बोल सकते हैं। ठीक है, भंवर आता है जो समुद्रों में, वो क्या होता है, अपनी एक बिंदु से वो घूमता घूमता ऐसे वो आता है। या हम जो हमारी फिरकी होती हैं दिवाली पर, ठीक है, वो भी ऐसी ही होती हैं। ठीक, मोर्टीन होती हैं, वे भी कुंडलित या चक्राकार रेखाएं की उसमें होती हैं। ठीक है, या जैसे हम सपोज ये बत्तख बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बत्तख में भी हम इस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आजकल जो अलंकारिक बत्तख बनाते हैं, ठीक, ओरिजिनल नहीं, ये अलंकारिक रूप में आलेखन में यूज होती है। ठीक है, तो ये उत्तेजना, शक्ति और गति को दर्शाती हैं। बात करते हैं अब नीचे की ओर गिरती हुई वर्तुल रेखाएं। इनको देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस उसमें यूज होती हैं। ऊपर से आता हुआ जो झरना है, ठीक है, वो नीचे गिरती हुई वर्तुल रेखाओं से, ये चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो किस चीज के भाव को व्यक्त करेगी, वो निराशा के भाव को ही तो व्यक्त करेगी। ठीक है, निष्क्रियता के, एक समर्पण भी हो जाएगा कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, शिथिलता। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएंगी। शांति, शिथिलता, समर्पण, निष्क्रियता और निराशा के भाव को व्यक्त कर रही हैं। अन्य प्रकार की रेखाएं भी होती हैं, बौद्धिक रेखाएं, जो रेखाएं किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही खींची जाती हैं, वो होती हैं बौद्धिक रेखाएं। और भावात्मक रेखाएं भी होती हैं, जो रेखाएं सिर्फ दर्शक की अनुभूति अथवा भावों को प्रभावित करती हैं। ठीक, उन्हें भावात्मक रेखाएं कहा जाता है। बात करते हैं अब अनुभूत रेखा, जिसको हम आभासी रेखा भी बोलते हैं, फेल्ट लाइन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आभास, जैसे दो बिंदु होते हैं या तीन बिंदु होते हैं, चार बिंदु होते हैं, कुछ भी हो। ठीक है, तो जैसे ये बिंदी है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये बिंदी लगा दी कि ये एक लाइन है, आभास हो गया हमें। ठीक, सपोज जैसे हम ये दे दिया, तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक, आभास हो गया त्रिभुज का। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो रेखा होती हैं, जो सिर्फ बिंदुओं का अंकन कर देते हैं, बीच में हम कोई भी रेखा ना खींचे, लेकिन देखने पर लगता है कि हाँ कोई रेखा है, तो क्या कहलाते हैं, फेल्ट लाइंस कहलाते हैं, जिनको हम अनुभूत रेखा बोलते हैं या आभासी रेखा बोलते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, उनको ABCD सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉट डॉट करके उनको दे देते हैं बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, उसको बना लेते हैं, इससे हमें आभास हो रहा है कि ये A बना हुआ है या B बना हुआ है, C बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये अनुभूत रेखाएं होती हैं। आगे देखते हैं रेखांकन। रेखांकन क्या है, रेखा का किसी भी माध्यम, जैसे पेन, पेंसिल आदि से हम अंकन करते हैं, वो क्या कहलाता है, रेखांकन कहलाता है। पेन से बनाए, पेंसिल पेंसिल से बनाए या कलर से बनाए, किसी भी चीज़ से बनाए, ठीक है, कोई भी चीज़ अंकित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेखांकन कहलाता है। रेखा का यूज करते हैं जब हम। रेखांकन के प्रकार, रेखांकन के प्रकार जो होते हैं मुख्य रूप से मेनली तीन भागों में विभक्त है, जिसको हम स्वतंत्र रेखांकन, फ्री ड्राइंग बोलते हैं, स्मृति रेखांकन, मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, रिप्रेजेंटेशनल लाइन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरूपात्मक रेखांकन। बात करते हैं अब हम स्वतंत्र रेखांकन की, जिसको हम फ्री हैंड ड्राइंग बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो रेखांकन होता है, उसमें सर्वप्रथम किसी वस्तु को हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि हमने किसी वस्तु को देख लिया हल्का सा, और वस्तु को देखकर मन मस्तिष्क पर, जो हमारे माइंड पर जो इफेक्ट पड़ता है उस वस्तु का, उसे चित्रकार रेखांकित करता है। मतलब वो एक बार उस वस्तु को देखता है और उसके बाद वो क्या करता है, अपने चित्रतल पर उसको उकेर लेता है, तो वो रेखांकित कर लेता है। तो वो कहलाता है स्वतंत्र तरीके से रेखांकन करता, फ्री हैंड ड्राइंग। यह प्रभाव एक चित्रकार का दूसरे चित्रकार से क्या है, अलग हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब हम स्मृति रेखांकन की। स्मृति रेखांकन क्या होता है, कि इस प्रकार का जो रेखांकन होता है, उसमें किसी भी वस्तु आकृति का पूर्व परिचित रूप स्मृति के आधार पर, ठीक है, पहले जो परिचित रूप है स्मृति के आधार पर बिना देखे बनाना होता है।
ठीक। जो किसी भी वस्तु आकृति का जो पूर्व परिचित रूप है कि वो कैसी दिख रही है, उसको हम कैसे बनाते हैं, स्मृति के आधार पर, अपनी मेमोरी के आधार पर बना रही हैं। तो इस प्रकार के चित्रों के अभ्यास से हमारा स्मृति जो होता है वो बहुत स्वस्थ हो जाता है और शक्तिशाली बन जाता है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। बात करते हैं अब हम प्रतिरूपात्मक रेखांकन की। तो जो इस प्रकार का रेखांकन होता है उसमें हम जैसा देखते हैं, जैसा जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम वैसे ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो ये रेखांकन होता है वो दृष्टांत चित्र जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स वाले चित्र जो होते हैं, उनमें विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। और उसमें क्या होता है, छाया प्रकाश भी दिखाते हैं और क्षय वृद्धि का भी प्रभाव दिखाते हैं, पर्सपेक्टिव्स भी इसका दिखाते हैं। तो ये होता है हमारा प्रतिरूपात्मक रेखांकन। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रतिरूपात्मक रेखांकन। इसमें हम पर्सपेक्टिव्स भी दिखा रहे हैं, छाया प्रकाश भी हम इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अब हम सीमांत रेखांकन, जिसको कॉन्टूर ड्राइंग भी बोलते हैं। तो कॉन्टूर ड्राइंग, कॉन्टूर आपका उसका ब्यूटिशियंस वाला कॉन्टूर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जैसे हम अपना फेस में मेकअप्स वगैरह करते हैं, गर्ल्स इसको जानती होंगी, तो उसमें हम अपनी, जैसे हमारा नोज़ है, नोज़ पे हम यहाँ कॉन्टोर्स का यूज़ करते हैं, कलर्स का यूज़ करते हैं। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जब हम मेकअप करते हैं, अगर सपोज़ हम उसमें फाउंडेशन लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वाइट हो जाता है, लेकिन कॉन्टोर लगाने के बाद क्या उसमें थोड़ा डार्कनेस आ जाता है। ठीक है, तो हमारा छाया प्रकाश को शो करता है। ठीक है, तो प्रकृति में, वस्तु में अपनी कोई भी रेखा नहीं होती, बल्कि प्रकाश व अंधकार के कारण रेखा का नियमन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये केवल आकार बोधक रेखाएं होती है। इस रेखांकन में वर्ण, पोत आदि तत्वों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक कॉन्टूर ड्राइंग होती है। ठीक है, जिसमें हम अप्रकाश व अंधकार को शो करते हैं। ठीक, उसके द्वारा ही क्या करता है, मतलब रेखा में शो होती है, लेकिन हम रेखा को नहीं खींचते, सिर्फ प्रकाश व अंधकार को दिखाते हैं। उसके द्वारा इस रेखा का आभास हो जाता है। ठीक, यांत्रिक रेखा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग्स इस प्रकार में, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, यांत्रिक, जिसमें यंत्रों का यूज़ होता है। जो यंत्रों, जैसे हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यंत्रों का जिसमें यूज़ होता है, जिसमें जब स्केल का यूज़ करेंगे तो इसमें स्केल का यूज़ किस लिए करेंगे, नापने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या, हम उसमें नपी तुली चीज़ बना रहे हैं। हमें 5 इंच की बनानी है तो हम 5 इंच ही लेंगे, 5 से ज़्यादा 5.1 भी नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम 5.1 भी लेंगे तो क्या है, हमारा जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो हमारी सही नहीं बनेगी। तो जो इस प्रकार का रेखांकन होता है उसमें यंत्रों की सहायता से नपी तुली होती है। इसका प्रयोग केवल रूप के निर्माण में सहायता लेना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा हो जाएगा स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला में क्या है, अगर हम जरा सा भी इंच का हेर फेर करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो क्या हमारा स्थापत्य कला सही तरीके से वो नहीं बनेगा, भवन का हमारा निर्माण सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है जिसमें नपी तुली चीज़ों की नाप तोल हमें दिखाना होता है कि हाँ, मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ यांत्रिक रेखांकन का यूज़ जरूर होता है। सांकेतिक रेखांकन, गेस्टर ड्राइंग जिसको बोलते हैं, कि इस प्रकार का जो रेखांकन होता है, इसमें प्रत्यक्ष मॉडल को देखकर हमारे सामने क्या प्रत्यक्ष मॉडल है वो बनाने वाली पद्धति का ही प्रयोग होता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष चित्रण की ही एक विधा है। ठीक है, तो चित्रभूमि पर संकेत के माध्यम से, कोई संकेत है उसके माध्यम से अंतराल एवं वस्तु के आयतन को जानने के लिए इस अंकन पद्धति का सहारा लेते हैं। ठीक, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्राकृतिक रेखांकन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रकृति के द्वारा जो रेखांकन है, नेचर ड्राइंग है। इसमें क्या आ जाते हैं, नेचर में फूल, फल, पुष्प, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, पत्तियाँ वगैरह। ठीक है, तो उनको देखकर जब हम क्या करते हैं, उनको अपने सामने रख रहे हैं या उनको बिना सामने रखे भी जब हम कुछ बना रहे हैं, तो क्या होती है, हमारी नेचर ड्राइंग होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकाश में रखकर अभ्यास करना उसका चाहिए हमें। वस्तुगत रेखांकन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग क्या आती है, इस प्रकार के रेखांकन में वस्तुओं के एक समूह को सामने रखते हैं और उसमें कुछ वस्तुओं का संयोजन भी करते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, संयोजन हो जैसे। ठीक है, जैसे हमारी प्लेट है, प्लेट में क्या है, हमने ग्रेप्स रख दिया, प्लेट में हमने एप्पल्स रख दिया, सेब रख दिया, कुछ भी रख दिया, मतलब एक ग्रुप बना लिया। या हमने सपोज हमने माचिस दिखा है, माचिस के साथ हमने लालटेन रख दी। ठीक है, और लालटेन के साथ हमने क्या रख दिया, हमने वो तेल रख दिया जो लालटेन में भरा जाता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, हम उसको बनाते हैं और उसको बनाने के बाद क्या है, हम उसका चित्र अपने उसमें पृष्ठभूमि पर हम उसको उकेरते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और उसमें हम लाइट डार्क शेड को भी दिखाते हैं, गहरा, पीछे वाली वस्तुओं को हल्का दिखाना। ठीक है, जो पास की हैं उनको गहरा दिखाना। ठीक है, जो दूर चली जाती हैं उनको हम थोड़ा धूमिल दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे पास की चीज़ें होती हैं उनको हम डार्क दिखाते हैं, गहरा दिखाते हैं। ठीक है ना, तो वो सब किस में होता है, वस्तुगत रेखांकन में होता है।
अंकन और रेखांकन क्या है? अंकन का किसी भी विधि से चित्र बनाना होता है, ठीक है, ड्राइंग एंड लाइन ड्राइंग्स जिसको हम बोलते हैं, और उसमें रंग भरना भी होता है। ड्राइंग में पेंसिल घिसकर छाया प्रकाश का भी अंकन करते हैं, तथा चौड़ी तुलिका के रंग के धब्बों द्वारा आकृति चित्रण आदि भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको देख लेना आप। आगे देखते हैं त्वरित रेखांकन, जो फास्ट स्केचिंग होती है, रैपिड स्केचिंग होती है। तो रैपिड स्केचिंग जो होती है उसमें हम मतलब बिल्कुल डिटेल्स नहीं दिखाते किसी भी चीज़ की, बस इतना दिखाते हैं कि वो वस्तु आकृति उसका शीघ्रता से उसको हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। ठीक है, कि बस उसका आकृति रूप हमें समझ आ जाए, इस टाइप से कि हाँ जो चीज़ है वो हमें, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो चीज़ दूसरों को भी लगनी चाहिए कि हाँ वो हम ये चीज़ बना रहे हैं। जैसे सपोज हम जल्दी जल्दी पेड़ बना रहे हैं, किसी पेड़ को बना रहे हैं, तो दिखने में लगना चाहिए कि ये पेड़ है। मतलब हमें ये नहीं दिखाना कि उसमें पत्तियां कैसी हैं, बिल्कुल हमें उसको डिटेल्स नहीं दिखाना है। तो जो त्वरित रेखांकन फास्ट स्केचिंग होता है वो इसी प्रकार का होता है। ठीक है। अल्प रेखांकन स्केचिंग किसी वस्तु की मुख्य विशेषताओं, घनत्व आदि को संक्षिप्त विधि से दिखाना। कोई भी मेन जो डिटेल्स होती है, ठीक है, उनको दिखाना, विशेषता जो होती है वो अल्प रेखांकन में आपकी आ जाएंगी। पूर्ण रेखांकन फिनिश्ड लाइन जो होती है, जब हम छाया प्रकाश का भी अंकन कर देते हैं तो वो पूर्ण इसका रेखांकन होता है, फिनिश्ड लाइन ड्राइंग होती है। और इसमें क्या होता है, छाया प्रकाश का भी ध्यान रखना होता है हमें। ठीक। सीमांकन आउटलाइन ड्राइंग्स, सीमांत रेखांकन जो होता है वो वस्तु की बाह्य सीमा का इसमें रेखांकन किया जाता है, जो बाहर की सीमा होती है, आउटलाइन होती है। और स्केच की तुलना में सधी हुई रेखाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है, रेखाओं का सटीक और सधा हुआ अध्ययन इसमें आवश्यक नहीं होता, कि बिल्कुल सटीक ही और सधा हुआ हो, वो नहीं होता इसमें। ठीक है। बात करते हैं पेंसिल घर्षण युक्त रेखांकन। ये सब किसी ने किया भी होगा, ऐसे रेखांकनों को कभी कभी पेंसिल घिसकर इस प्रकार का छाया प्रकाश का भी अंकन किया जाता है। ठीक है, ऐसे। और इसमें पेंसिल की रेखाएं जो होती है वो छिप जाती हैं, जैसे यहाँ पे पेंसिल थी, वो रेखा क्या हो गई, छिप गई, सिर्फ ऐसे वाला घिसा हुआ छाया प्रकाश दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार का जो काम होता है इसमें क्या है, कोमलता का भी बहुत अच्छा सा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तुलिका रेखांकन, जिसको हम ब्रश ड्राइंग्स भी बोलते हैं तुलिका रेखांकन में। तो ऐसे चित्रों में तुलिका रेखांकन में नंदलाल बोस ने इस प्रकार के जो है कई रेखांकन किए हैं। और तो ये होता है, इसमें बहुत क्रियात्मकता भी बनती है और काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। फिर कुछ मेन है, जैसे स्केचिंग है। इसमें स्केचिंग और ड्राइंग में क्या अंतर है? तो जो शीघ्रता से रेखाएं खींच लेते हैं वो क्या होता है, जो चित्रांकन किया जाता है उसे स्केच कहते हैं। ड्राइंग कहते हैं जहाँ पे मन, स्थिर मन से हम ड्राइंग करते हैं, अंकित करते हैं, चीज़ों को आवश्यक विवरण अंकित करते हैं, वो ड्राइंग कहलाता है। स्केचिंग में शीघ्र होता है। ठीक है। वॉश ड्राइंग क्या होता है? वॉश ड्राइंग ये होता है कि आकृति में कहीं कहीं तुलिका द्वारा रंग के पतले वॉश लगाना, और जो आवश्यक विवरण तथा सीमाओं को रेखा द्वारा अंकित करने की मिश्रित पद्धति को वॉश ड्राइंग कहते हैं। जैसे हमने कागज़ को पानी में डिप कर लिया और उसके बाद कलर्स का इफेक्ट दिखाया, तो वॉश ड्राइंग में भी आ जाता है। ठीक है। अवनींद्रनाथ जो थे वो वॉश ड्राइंग के उसमें थे, वॉश पद्धति का उन्होंने यूज़ किया था। समानांतर रेखाएं जो होती हैं, एक ही दिशा में बढ़ाई गई जो रेखाएं होती हैं वो समानांतर रेखाएं होती है, जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती। ठीक है। और असमानांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं तो सीधी सीधी चलती हैं, किसी भी रेखा उसमें नहीं मिलेंगी। ये दोनों जो लाइन है, सपोज वो जा रही हैं, ये आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, समानांतर रेखाएं हैं। असमानांतर रेखाएं कहती हैं जो एक ही दिशा में बढ़ाई गई दो रेखाओं को एक स्थान पर जाकर मिल जाती हैं। दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो असमानांतर है, वो क्या हो जाएगी, जाकर मिल जाएंगी, ये असमानांतर रेखा हो जाएंगी। ठीक है। ठीक। आगे देखते हैं हैचिंग क्या होता है। हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग जो है रेखा बर्तन होता है उसको बोलते हैं। चित्रकला में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है रेखा का होता है। और भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका? रेखा का महत्व है। अगर रेखा नहीं होगी तो रंग किस में करेंगे? ठीक है ना। फिर रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन की शैली की विशेषताएं हैं। तो जब भाव प्रदर्शन है वो अजंता में जो 20 प्रकार की रेखा शैली मिलती हैं अजंता में है। ठीक है। तो अजंता में जो है, जैसे माता बेटे का चित्र देख लो, उसमें बहुत ज़्यादा भाव प्रदर्शन दिखाया गया है। प्राकृतिक हैसिक चित्र में किसका महत्व? प्राकृतिक हैसिक चित्र में सबसे ज़्यादा रेखा का महत्व, रेखा के द्वारा ही सब कुछ है उसमें। ठीक। चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्रण का जो धरातल है उसमें 2 आयाम होते हैं। और एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं, कितने सतह हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो आपका, कला के तत्व। आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। और अगर किसी को हमारे व्हाट्सएप चैनल में ऐड होना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 926 सॉरी 926704
416141 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।